मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 7 है, ये एसएसटी की है। अच्छे से लेबल कीजिए, रीड क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, फॉर्म ट्रेडर्स टू और टेरिटरीज, यानी कि किस तरह से वो आए तो व्यापारी बन के थे और यहाँ के शासक बन के बैठ गए। कौन? कंपनी, है ना। तो आज हमारा जो सब टॉपिक है वो क्या है? कंपनी रूल्स एक्सपेंड, यानी कि कंपनी ने अपना जो रूल था यानी अपना जो शासन था उसको किस तरह से फैलाया, किस तरह से वो आगे बढ़े, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा अर्लियर्स ईयर, यानी कि स्टार्टिंग ईयर, जो शुरुआत के साल थे जब कंपनी ने आके यहाँ पे अपना रोब जमाना शुरू ही किया था, तो उसने धीरे धीरे कैसे पर निकाले ये देखते हैं। तो लिखा आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर की लड़ाई के बाद। कौन सी लड़ाई हुई थी बक्सर की? यानी कि 1764 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट नोन एज रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट, यानी कि जब वो बक्सर की लड़ाई जीत गए, लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जो कंपनी के साथ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल थे, यानी कि उसके इकोनॉमिकली और जो उसकी राजनीति थी दोनों तरह से उसकी हेल्प करते थे। और कहाँ रखे? इंडियन स्टेट, यानी हिंदुस्तानी शहरों में लाके उसने छोड़े, जिसे हम लोग रेजिडेंस कहते थे। Their role was to serve and push the interest of the company further, यानी कि उनका काम क्या था? उनका रोल ये था कि वो अच्छे से अपनी कंपनी, जो इनकी अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको अच्छे से पुश करे, उसको अच्छे से सर्व करे, दुनिया के सामने उसे बेस्ट मॉडल बना के दिखाएं, ताकि जो कंपनी है वो आगे फ्यूचर में तरक्की कर सके। थ्रू द रेजिडेंस, यानी कि अब ये जो रेजिडेंस थे, द कंपनी ऑफिशियली बिगेन इन इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, यानी कि इसी के थ्रू, ये जो आपके रेजिडेंट्स थे इनके थ्रू कंपनी ने जो हिंदुस्तानी इंडियन में अपने इंटरनल अफेयर्स हुआ करते थे, जो आपकी निजी समस्याएं हुआ करती थी हमारे भारत के देश, उसकी छोटे छोटे राज्यों की या बड़े राज्यों की, उसमें इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया, इंटरफेयर करने लगे उन सब चीज़ों में। दे ट्राई टू डिसाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड इवन सक्सेस टू द थ्रोन, यानी और इन्होंने इस सब काम करने के लिए जिनको अपॉइंट करा वो काम बहुत अच्छे से इनका चलता रहा, इसमें मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। समटाइम, कभी कदार, द कंपनी फोर्स्ड स्टेट इनटू सब्सिडरी एलायंस, यानी कि अब कंपनी ने सब्सिडरी जो एलायंस था उसको करना शुरू कर दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था? अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ द अलायंस, अब इस अलायंस के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो क्या थे? वो ये थे, इंडियन रूलर वॉज नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मी फोर्स, यानी कि जो इंडियन रूलर थे, इंडिया के जो बादशाह थे, शासक थे, उनको ये परमिशन नहीं थी कि वो अपनी आज़ाद फौज रख सके। They were to be protected by the company, but for that rule had to pay for subsidiary force to company। कहते हैं कि वो अपनी, देखिए अब वो वाली बात थी, चिट भी मेरी पट भी मेरी और सिक्का तो है ही मेरा। तो अंग्रेज़ों ने देखिए क्या करा, अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई आप लोग अपनी फ़ौज नहीं रख सकते, आप अपनी फ्रीडम बिल्कुल फ्रीली कहे आपके, हम अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी रखेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप आर्मी नहीं रख सकते। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकेंडली उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप नहीं रख सकते और आपको प्रोटेक्शन हम देंगे और इसके लिए आप हमें पे भी करेंगे। तो मतलब वही ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी, है ना भाई। मैं कहूँ कि वीडियो आपको मेरी ही देखनी पड़ेगी, ठीक है, आप किसी और की वीडियो नहीं देख सकते, ठीक है। ये मैं आप पे रोब जमा रही हूँ, नहीं, आप किसी और की वीडियो नहीं देखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो देखेंगे। आप कहेंगे ना, भाई क्यों मैम, क्यों ज़बरदस्ती? हमें जिसकी पसंद आएगी हम उसकी देखेंगे, आपकी पसंद आएगी आपकी देखेंगे, नहीं आएगी तो हम किसी और की देखेंगे, है बात नहीं। लेकिन नहीं, मैं क्या कहूँगी, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियो देखनी है, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये कि आप जब वीडियो देखेंगे तो उसके लिए आपको मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, समझ रहे? तो अंग्रेज़ों ने ये हरकत की, उन्होंने क्या कहा कि पहले तो आप अपनी फोर्स रख ही नहीं सकते, आप अपनी आर्मी रख ही नहीं सकते, और आपको प्रोटेक्शन जो लेना है वो हमसे लेना है और जिसके लिए आपको पे करना है। आई बात समझ में? तो अब क्या हुआ? अब इसके अकॉर्डिंग जो लोग पे नहीं कर पाते थे, दे वर टू बी प्रोटेक्ट बाय द कंपनी, बट फॉर द रूलर्स हैड टू पे फॉर द सब्सिडेंसी फोर्स टू द कंपनी, यानी इसके लिए उन्हें कुछ पैसे पे करने पड़ते थे। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, और इंडियन रूलर अगर अपनी वो पेमेंट को पे करने में, फुलफ़िल करने में अगर फेल हो जाते थे, अगर वो नहीं कर पाते थे पेमेंट, then part of their territories was taken away as a penalty,
यानी कि अब क्या होता था कि उनका जो राज्य था, उनका जो रजवाड़ा हुआ करता था, उसका कुछ हिस्सा अंग्रेज़ अपने पास रख लेते थे एज अ पेनल्टी कि भाई ये आपके ऊपर जुर्माना है, आपने पैसे नहीं दिए इसलिए हम आपके ऊपर जुर्माना लगा रहे हैं और ये हम आपसे लिए ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, व्हेन रिचर्ड वेलेस वॉज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, नवाब ऑफ अवध हैड टू क्रीज हाफ of his province in 1801 when he was unable to pay for subsistence force। यानी कि आप बोलते हैं कि जब 1801 में अवध के जो नवाब थे वो अपनी जो पैसे थे उसको पे नहीं कर पाए थे, तो उनका आधा जो राज्य था वो अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया था। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू क्रिएट टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, यानी सेम इसी तरह से इन्हीं तरह की हरकतों के ज़रिए हैदराबाद की भी बहुत सारी जगहों को अंग्रेज़ों ने छीन लिया था। अब बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस। ठीक है, अब क्या है ये कॉन्फ्रंटेशन डायरेक्टली, तो बोलते हैं आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इन अर्लियर ईयर, यानी कि जो शुरुआती साल थे, तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी रिस्टोर द डायरेक्टली मैनेटरी कन्फर्टेड व्हेन इट्स अ थ्रेट to its political or economic interest. This can be understood through the following two examples। अब क्या हुआ कि शुरू सालों में अंग्रेज़ों ने अपने आप को मजबूत किया अच्छे से, फिर जब उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि भाई ये हमें तो ऐसा लग रहा है कि अब ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ से चली जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तानियों को अकल आ रही है, वो समझ रहे हैं कि हम क्या हरकत दे रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो वाकई ये सारी चीज़ें हमारे हाथ से चली जाए, तो उन्होंने डायरेक्ट लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया कि ठीक है बेटा अब आ जाओ, अब हमसे लड़ाई लड़ लो आप लोग। ठीक है, तो इनकी जो ये अंग्रेज़ों की हरकतें थी ये हम दो एग्जाम्पल्स के थ्रू जान सकते हैं। एक टीपू सुल्तान मैसूर का जो युद्ध हुआ उसके बारे में, और दूसरा जो आपका मराठास के साथ जंग हुई थी उसके बारे में। तो चलिए पहले टीपू सुल्तान के युद्ध के बारे में जानते हैं। मैसूर हैड गेन स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ द रूलर हैदर अली। तो ये मैसूर जो था वो हैदर अली के अंडर में आता था, जो 1761 से 1782 तक रहे थे। ही वॉज हिज फेमस सन टीपू सुल्तान 1782 एंड 1799 मैसूर कंट्रोल द प्रोफिटेबल ट्रेड ऑफ मार्बल्स, मालाबार कोस्टल वेयर द कंपनी परचेज सैंडलॉर्ड पेपर कैडम्स इन, यानी क्या बोलते हैं कि जब वो मर गए कौन, हैदर अली, उसके बाद ये सारा कंट्रोल जो था वो उनके फेमस बेटे किसके पास, टीपू सुल्तान के पास आ गया। जब टीपू सुल्तान के पास ये सारा कंट्रोल आ गया तो टीपू सुल्तान ने क्या काम करा कि जो समुद्र के तट के पास एरिया था जहाँ से जो अंग्रेज़ से कंपनी थी वो चंदन की लकड़ी या फिर पेपर यानी कि आपकी काली मिर्ची या कैम्स यानी कि आपकी इलायची ख़रीद के ले जाते थे, उन सब पे उसने क्या करा, इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ सेल्डोन वुड पेपर एंड कैमॉन्ड्स, यानी कि जो चंदन की लकड़ी थी, जो आपकी इलायची थी और जो आपके गरम मसाले वगैरह थे, जो भी यहाँ से ये लोग ख़रीद के ले जाते थे, 1785 में उन्होंने इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा दी और कहा कि अंग्रेज़ यहाँ से इसे नहीं ख़रीदेंगे। ठीक है, साथ ही उसने क्या काम किया, पहले तो ये मना कर दिया कि भाई आप लोग यहाँ से नहीं खरीदेंगे, और अपने एरिया के डिसअलाउड लोकल मर्चेंट फॉर ट्रेडिंग विद द कंपनी, और उन्होंने जो उनके एरिया के लोकल ट्रेडर्स थे, लोकल बेचने वाले थे, उनके ऊपर भी सख्ती की, नहीं आप लोग भी नहीं बेचेंगे। ठीक है, यानी खुद तो बेचे ही नहीं और उन लोगों को भी सख्ती से मना कर दिया कि आप लोग भी इनके साथ कोई भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे। ही also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help। और टीपू सुल्तान ने क्या काम करा, फ्रेंच के जो लोग थे, फ्रांसीसी लोग थे, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को मजबूत किया, अपने रिश्ते को उनके साथ अच्छा किया, और साथ में अपनी जो फ़ौज थी उनको भी मॉडर्नाइज़ किया, यानी उनको भी अपग्रेड किया उनके मदद से। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं द ब्रिटिशर वॉज फेरियस एंड फाउट फॉर वॉर्स, यानी कि उन्होंने क्या करा कि वो बहुत ज़्यादा जल गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, और उसके बाद उन्होंने 4 अलग अलग जंगें करी टू डिफीट हिम, उसको हराने के लिए। किसको हराने के लिए, टीपू सुल्तान को हराने के लिए। फाइनली डायनेस्टी ऑफ वोडयार्ड्स एंड सेप्स्ट्री अलायंस फाइनली इन द बैटल्स, अब ये बैटल जो हुआ सेगमपुरा का, इसमें टीपू सुल्तान जो है मार दिए गए। 1799 में टीपू सुल्तान को मार दिया गया, और जो मैसूर था वॉज प्लेस्ड अंडर द
फॉर्मर रूलर यानी कि पुराने ज़माने के जो आपके रूलर्स हुआ करते थे उनके अंडर में ही उन्होंने दे दिया, और उसके ऊपर भी जो आपके एयरलाइंस थे वो थोप दिए गए, यानी उसके ऊपर भी वो जो आपकी सिंध संधि थी वो डाल दी गई कि भाई अब आप भी इसके ही थ्रू रहेंगे और इसी के थ्रू काम करेंगे, यानी जैसा हम आपसे कहेंगे आप वैसे ही करेंगे, यानी एक तरह से काट के उल्लू, जो हम कहेंगे आपको वही करना है। तो ये तो आपका पहला एग्जाम्पल हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। जो दूसरा एग्जाम्पल है वो वॉर विद मराठास, यानी मराठास के साथ जो लड़ाई हुई उसके बारे में है। फ्रॉम द लेट 18th century द कंपनी ऑल्सो थॉट टू क्रॉप द मराठास एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर, यानी अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब लगा कि भाई ये मराठा लोग हमारे साथ कुछ हरकत ना दे कहीं हमें हरा ना दे, तो इन्होंने मराठास के साथ भी जंग शुरू कर दी और उनकी पावर को भी डिफीट करने लगे। विद देयर डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत 1761, और लास्ट की बैटल जो थर्ड बैटल हुई 1761 में, उसमें मराठास जो थे वो हार गए। द मराठास ड्रीम्स ऑफ रूलिंग दिल्ली वॉज शेल्टर्ड, यानी कि वो जो और उनका जो सपना था कि हम दिल्ली पे राज करेंगे मराठास का, वो सपना ही रह गया। They were divided into many states under different chiefs। ठीक है, सरदार्स, यानी आप बोलते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, ये आपस में ही बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हो गए, जो किसके अंडर आते थे, सरदार यानी चीफ के अंडर आते थे। बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधी, होलकर, गिगवाड़ और भोसले, यानी कि ये अलग अलग आपके डायनेस्टीज थे जिनके अंडर में ये सब आते थे। These chiefs were held together in the confederacy under a Peshwa, ठीक है, प्रिंसिपल मिनिस्टर who become it effective militaries and administrative head based in Pune। अब बोलते हैं कि इन लोग ने इसके अंदर आ गए, इसके अंडर में आ गए और इन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जिसमें आपको लड़ाई झगड़ा ये सारी चीज़ें, मतलब वो एक जो इनके हेड हुआ करते थे जो पुणे में रहते थे वो ये सारी चीज़ें संभालते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, महाजी सिंधिया एंड नाना पटसाई जो थे वो दो फेमस मराठी सोल्डर थे और स्टेटमेंट लड़ाई झगड़े वाले बहादुर आदमी थे। इसके बाद बोलते हैं द महाराष्ट्रास वॉज सब्ड्यूड इन सीरीज ऑफ वॉर। द फर्स्ट वॉर एंडेड इन 72, पहली लड़ाई हुई जो 1872 था, सॉरी 1782, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, है ना। विद ट्रीटी ऑफ सेलबाई, यानी सेलबाई के साथ देयर वॉज नो क्लियर विक्ट्री, इसमें कोई भी तरह की क्लियर जीत नहीं दिखाई गई। सेकंड जो लड़ाई हुई वो किसके बीच में हुई, वो आपकी एग्नोज मराठा के बीच में हुई, 1803 से 1805 तक चली ये लड़ाई। ठीक है, इसके बाद जो आपकी तीसरी लड़ाई हुई इसमें, अच्छा इस लड़ाई के बाद क्या हुआ कि उड़ीसा और जो नॉर्थ यमुना वाला एरिया था वो, और आगरा जो था, दिल्ली जो था, वो सब उनके अंडर में आ गया। फाइनली जब थर्ड वॉर हुई, कब हुई, 1817 से लेके 1819 तक हुई। तो इसके बाद जो मराठास थे उनकी सारी पावर को चूर चूर कर दिया गया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेट अवे टू बितूर नियर कानपुर विद द पर्शियन, यानी कि अब उन्होंने क्या काम करा कि जो यहाँ के मेन थे पेशवा, जिन्हें हम लोग कह रहे थे, पेशवा को इन्होंने उठाया और वहाँ से ले जाकर कानपुर के पास कोई एक ज़िला था बितनूर करके, वहाँ उन्हें शिफ्ट कर दिया एज अ पेंशन, यानी कि पेंशन लेने वाले गुलाम की तरह। ठीक है, उसके बाद लिखा है द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास, यानी विंध्यास के साउथ में पूरी तरह से कंपनी ने अपनी हुकूमत कर ली। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी टेक कंट्रोल इंडियन स्टेट थ्रू सेपस्ट्री एयरलाइंस, यानी कि जो आपकी ये सिंधी थी एयरलाइंस थी, इसके थ्रू किस तरह से जो आपके अंग्रेज़ थे, जो कंपनी थी वो अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के हक छीन रही थी, हिंदुस्तानियों के ऊपर कंट्रोल कर रही थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ लिखेंगे कि इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडियन के जो रूलर्स थे, इंडियन बादशाह जो थे, वो अपनी इंडिपेंडेंस आर्मी नहीं रख सकते थे और इसके लिए उन्हें क्या करना होता था कि जो कंपनी थी उनसे ही प्रोटेक्शन लेना होता था। और जब वो प्रोटेक्शन लेते थे कंपनी से तो उसके लिए उन्हें कुछ पे करना होता था। अगर वो उस पैसों को पे नहीं कर पाते थे, फेल हो जाते थे, तो क्या होता था कि उनका जो एरिया है, जो उनकी राज्य है, जो उनका साम्राज्य है, वो
एज ए पेनल्टी रख लिया जाता था। ठीक है, कौन रखता था? कंपनी रख लेती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है वेयर वो ब्रिटिशर फेरियस विद टीपू सुल्तान, यानी ब्रिटिशर्स जो थे वो किस कारण टीपू सुल्तान से चलते थे। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्फिटिशन, कॉन्फिटिशन का क्या रिजल्ट आया कि टीपू सुल्तान हार गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। सर आप यहाँ से लिखेंगे कि टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने जो आपकी चंदन की लकड़ी और पेपर वगैरह यहाँ से ख़रीद के ये ले जाया करते थे, इसके ऊपर रोक लगा दी थी। और जो बड़े बड़े मर्चेंट्स वगैरह थे उनके अपने लोकल, उनसे भी मना कर दिया था कि आप लोग इनके साथ किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं करेंगे। इसके बाद 1799 में जो टीपू सुल्तान के साथ एक लड़ाई हुई, उस पर टीपू सुल्तान मारे गए और फिर मैसूर का पूरा कब्ज़ा दोबारा से अंग्रेज़ों के ऊपर हो गया। कर लेंगे आप लोग इस तरह से। चलिए आगे पढ़ते हैं। आपको थर्ड क्वेश्चन लिखा है विच वर द मेजर डायनेस्टी ऑफ मराठा पावर, महाराष्ट्र जो मराठा पावर्स थे उनके जो मेजर डायनेस्टी कौन कौन सी थी बताइए। हु वॉज हिज कॉन्फिडेंसली रूल, और वो किस तरह से इस पर हुकूमत करते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे कि उनका जो रूलर सिस्टम था या कौन कौन लोग थे, तो आप बता सकते हैं कि किस तरह से सिंधिया, होलकर या गायकवाड़ या फिर आपके भोसले ये लोग थे। और इनका जो हेड हुआ करता था उसको हम लोग पेशवा बोलते थे। ठीक है, और पेशवे ही जो है वो सारी मिनिस्ट्री और सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सब चलाता था और ये पुणे में रहा करता था। कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। जब आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है या लिखा हाउ वर मराठाज सबड्यूल्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी उसको किस तरह से समझा पाए ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, वीडियो फिनिश करेंगे। तो इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि तीसरी जो वार हुई थी मराठास के बीच में 1719 में, इसके साथ जो है मराठा की पूरी पावर को कुचल के रख दिया गया और फिर पेशवा को रिमूव करके यहाँ से कानपुर भेज दिया गया। ठीक है, और उसके बाद कंपनी ने पूरा कंट्रोल अपना कर लिया। ठीक है, कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।